नमस्कार, मैं एस.के. पांडे, फाउंडर एंड हेड CLC अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारा ये विशेष कार्यक्रम खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या जिनका ऑप्शन लॉ है, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खासकर मेंस एग्ज़ाम में वो कैसे अच्छे स्कोर ला सकें। मेंस में आंसरिंग आपको कैसे करना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, तो इन सारे चीज़ों पे स्पेशली फोकस किया जाता। तो वो आज का क्वेश्चन नंबर 182 हम लोगों के इसी क्वेश्चन से MCQ से ही मेंस का भी क्वेश्चन निकालते हैं। प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी आंसर राइटिंग आप करेंगे, आपकी राइटिंग स्किल उतना ही डेवलप होगी। तो हम लोग CLC के फ्री सर्विसेज के अंतर्गत फ्री ग्रुप में हर रोज़ एक क्वेश्चन पूछा जाता है PT मेंस और इंटरव्यू के लिए, और उसको पढ़ाया भी जाता है, बेहतर से बेहतर आंसर उसका बताया भी जाता है। इसके अलावा हम लोग नॉन कमर्शियल चार्जेज पे बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अन्य जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर ये हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 182, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखिए, ये जो ऊपर वाला ये इतने बार पूछे गए हैं, BCCI NCERT, ये स्टेट नहीं है। PT के लिए तो चलिए आपने जान लिया कि BCCI स्टेट नहीं है, NCERT स्टेट नहीं है, लेकिन मेंस के लिए आपको BCCI अगर स्टेट नहीं है तो आखिर क्यों, NCERT अगर स्टेट नहीं है तो आखिर क्यों, ONGC अगर स्टेट है तो आखिर क्यों। तो ये आखिर क्यों लॉ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल नॉलेज। तो एज ए लॉ स्टूडेंट, not as a law student, every legal professional needs to understand why its logic, its reasoning. The moment you decipher its logic and reasoning, the whole thing becomes the most easiest. Law becomes more and more interesting, and you shall enjoy studying the law and all that. So we would be focusing as to why. तो ये आपका PT का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सो फार एज PT क्वेश्चन, ONGC इज अ स्टेट। आपका जो मेंस का क्वेश्चन है, डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन द स्टेट। तो स्टेट आर्टिकल 12 के अंतर्गत उसको आपको डिस्कस करना है, क्या डेफिनेशन है, और साथ में एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी। तो देखिए, छोटा सा एक ट्विस्ट मारा गया है, एंड दिस इज नॉट क्लियर कि इट्स एप्लीकेबिलिटी में आप लोग क्या लिखेंगे। तो होता क्या है स्टूडेंट लोग से कि क्वेश्चन लिखते वक्त ये चीज़ें कभी कभी थोड़ी मिस हो जाती हैं। तो आप बहुत अच्छा भी लिखते हैं तो नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाते जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो एज आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग इन ईच एंड एवरी ऑफ माय वीडियो दैट एटलीस्ट प्लीज रीड योर क्वेश्चन 2-3 टाइम्स बिफोर आंसरिंग। तो 2-3 बार, आप एक बार में भी कैच कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मेक ए रूल 2-3 मिनट आप क्वेश्चन 2-3 बार ज़रूर पढ़ें। तो आपको एप्लीकेबिलिटी पे भी फोकस करना है और बाकी इन जनरल स्टेट के बारे में बताना है विद द हेल्प ऑफ केस लॉ। ये फुल लेंथ क्वेश्चंस है 25 मार्क्स का। तो अब क्वेश्चन इज दिस, मैं हर वीडियो में, ये वीडियो पार्ट 3 है, इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 भी बना हुआ है फंडामेंटल राइट्स पे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि आपका ऑलवेज इंट्रो, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ योर आंसर इज ऑलवेज वेरी इम्पोर्टेंट। और मैं आज वेल बिगन इज हाफ डन ओपनिंग लाइन इसको रिपीट नहीं करूँगा, इसका क्या सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है। तो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, आप
सब कुछ उसमें बताया हुआ है। अगर कोई इशूज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मुझे कॉल करके आप, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू, आई एम ऑलवेज हैप्पी। तो इसका क्वेश्चन इज दिस कि कैसे इंट्रो करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए, कल हमने बताया था कि ज्यूरिस्ट को रेफर या केस लॉ से वैसे रेफर। आप अगर ज्यूरिस्ट या केस लॉ का उस तरह का कंटेंट आपके पास इन केस अगर नहीं है तो आप बेयर एक्ट से आर्टिकल से शुरू हो जाइए। देखिए आर्टिकल 12 को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स। तो ये देखिए, ये जो इंक्लूड्स है, तो ये जो डिफिनीशन एग्जॉस्टिव डिफिनीशन नहीं है लीगल लैंग्वेज में। ये जो वर्ड इंक्लूड्स जो है, इस पे आपको फोकस करना है। पहले तो आपको ये आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल 12 से। आपको अगर ये सारी लाइन इस तरह से याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद होती है तो आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एज पर आर्टिकल 12 द स्टेट इंक्लूड्स। तो स्टेट इंक्लूड्स की जगह गलतियां क्या होती है स्टूडेंट लोग से, स्टेट मीन्स। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड्स एंड मीन्स। ये जरा एक सेकेंड मिटा दूं मैं। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये मीन्स आपको नहीं लिखना है, ये इंक्लूड्स लिखा हुआ। इंक्लूड्स मतलब दिस डिफिनीशन इज नॉट एग्जॉस्टिव। मीन्स का लॉ शब्दों का खेल होता है, दिस इज द मैजिक ऑफ द लैंग्वेज। तो ये छोटी छोटी बातों पे आपको जरूर ध्यान रखना। द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो स्टेट में आप की पॉइंट ऐसे ऐसे, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दूसरे में गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। ये आपका दूसरा होगा, यहाँ पे लिखूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको समझा देता हूँ, आप नोट डाउन वैसे कर लीजिएगा। उसके बाद ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटी भी अदर अथॉरिटीज भी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आप पॉइंट वाइज इसमें 4 चीज़ें हैं, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दूसरा गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, तीसरा लोकल अथॉरिटी, चौथा अदर अथॉरिटी, आइदर विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे आपका डिफिनीशन हो जाएगा। और आपको ओपनिंग लाइन की ये डिफिनीशन एग्जॉस्टिव नहीं है, आपको ओपनिंग में अपने इंट्रो में ही कहना, सिंस द वर्ड इंक्लूड्स हैज बीन यूज्ड therefore this is not an exhaustive definition, this is an inclusive definition। ये पहला पॉइंट हमने कुछ रेडीमेड रेफरेंसर के तौर पे आपके लिए मटेरियल तैयार कर रखा है, ताकि आप वीडियो को पॉज कर आप जो काम की चीज़ें हैं आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, चूँकि पहला है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। तो गवर्नमेंटल एजेंसीज जो है, जब भी किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन होता है तो मैं मजाकिया लहजे में इसे ही आपको समझाने के लिए, आप कभी भी ये, दिस इज 100% करेक्ट, लिबरल इंटरप्रिटेशन इज सिंबल ऑफ मैच्योरिटी। मैं जस्ट एज अदरवाइज नहीं लेंगे इसको, जस्ट एज ए टीचर मैं जस्ट आपको उस प्लेटफॉर्म पे तैयार कर रहा हूँ। आप एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर हर स्टूडेंट, मैं भी अगर आज भी अगर मैं कोई एग्ज़ाम देने जाऊँ तो मेरे को भी आप ही की तरह सोशल प्रेशर होगा, मुझे भी होगा, दैट आई अंडरस्टैंड। तो उस प्रेशर के अंतर्गत कुछ चीज़ें भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर तो
उस मोड पे आप याद रखें कि जैसे आपको केस लॉ से डिस्कस करने के लिए पूछा जा रहा है, तो केस लॉ का जो शुरुआती जो इंटरप्रिटेशन होता है वो उतना लिबरल नहीं होता, लिबरल इंटरप्रिटेशन बाद में आता है। तो उसी तरीके से इस आर्टिकल 12 का भी शुरुआती जो इंटरप्रिटेशन था उतना लिबरल नहीं था, लिबरल अप्रोच बाद में धीरे धीरे अडॉप्ट किया गया। तो ये जो स्टेट जो है, यहाँ पे हमने एप्लीकेबिलिटी का लिख दिया, जो एप्लीकेबिलिटी पूछा गया था क्वेश्चन में कि दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल टू पार्ट 3, पार्ट 4, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू पार्ट 14। ये सब आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ तक जो पहला है कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, द टर्म गवर्नमेंट इंक्लूड्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और एनी इंस्टीट्यूशन अंडर कंट्रोल ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे आईटी, एक्साइज, पुलिस, ये सारे स्टेट में आते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है power to make laws, orders, regulations, bylaws, etc. which have the force of law। ये सब आपको एक्सप्लेन करना है मेंस के आंसर में। लोकल अथॉरिटीज का जो डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट में सेक्शन 3 में दिया हुआ है, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, ये सब आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको शुरू में लिखते जाना है। अदर अथॉरिटीज़, सारी की सारी चीज़ें यही है, अदर अथॉरिटीज, और इसी पे सारे केस लॉ हैं। शुरुआती वाले में कोई इशू नहीं है। तो द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज इज used after mentioning the executive and legislature of the union and the state and all local authorities। तो ये जो था एंड अदर अथॉरिटीज, तो चूंकि आप देखेंगे यहाँ डेफिनेशन में और अदर अथॉरिटीज, तो ये जो डेफिनेशन है, चूंकि सिंस इट हैज बीन यूज्ड आफ्टर गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ अ स्टेट और एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, तो शुरुआती इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ और बाकी कोर्ट्स के जो हुए, तो शुरुआती इंटरप्रिटेशन उतने लिबरल नहीं थे। इट वॉज कन्फाइंड, इट वॉज ए नैरोअर इंटरप्रिटेशन, और इजस डेम जेनरिस रूल को अप्लाई किया गया। और उसमें एक केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। ये केस में इजस डेम जेनिस रूल को अप्लाई करते हुए इट कैन नॉट इंक्लूड पर्सन, कहा गया कि अथॉरिटी ऑफ ए लाइक नेचर, जो गवर्नमेंट से संबंधित है, गवर्नमेंटल फंक्शन वगैरह, और वो सारी चीज़ें बताई गई। तो अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल और सोवरिन फंक्शंस, तो सिर्फ इन्हीं को स्टेट में माना गया, बाकी को नहीं माना गया। और कहा गया कि इट कैन नॉट इंक्लूड नेचुरल और ज्यूरिस्टिक पर्सन, जैसे यूनिवर्सिटी, अनलेस मेंटेन्ड बाय द स्टेट। लेकिन बात के और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई में इजस डेम जेनरिस मतलब ऑफ सिमिलर नेचर, ऑफ लाइक नेचर, ये प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया, बट लेटर ऑन दिस वाज डिस्कार्डेड। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस आता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेज मोहनलाल और सुखदेव सिंह वर्सेज भगत राम। तो इसमें वेरी रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटी वाज गिवन बाय कोर्ट। अभी भी रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन चल रहा था। It included only the authorities created by the constitution or a statute। तो only statutory authorities or authorities created by constitution was held to be a state, and other authorities were not held to be a state। So, or not only that, a statutory authority must be engaged in performing governmental or sovereign functions। तो इस बेसिस पे कि authorities either created by constitution or a statute
and discharging governmental or sovereign functions could only be included within the meaning of other authorities, and therefore राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो आज का क्वेश्चन हमने पूछा है, LIC इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन हेल्ड टू बी अदर अथॉरिटीज एंड इट वाज डिक्लेयर्ड टू बी अ स्टेट। तो इसमें रीजनिंग को हमेशा समझना, आप एग्ज़ाम में रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन को देखते हुए और जब आप राइटिंग करेंगे तो कितने पेजेज में आ रहा है ये सब, उसके बाद अगर आपके पास मान लीजिए कि कुछ कंटेंट आप भूल गए और आपका आंसर छोटा हो रहा है, मैं ऐसी चीज़ें आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन कभी अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो शॉर्टकट यही है कि आप रीजनिंग वगैरह थोड़ा दे दें। आप लंबे लंबे लेटर और गैप करके लिखेंगे तो एग्जामिनर उससे चिढ़ते हैं, तो वो ना करते हुए आप थोड़ा रीजनिंग दे दें। तो इसका रीजनिंग जो इन दोनों केसेज का है कि ONGC स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन्ड एंड मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो LIC का है वो भी कॉरपोरेशन इज एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट और एक्सक्लूसिव बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एंड वो गवर्नमेंट का सारा फेस ही है, इंटायर वॉइस एंड हैंड बोथ आर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और IFC इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ भी यही हालत है। तो ये जो कॉरपोरेशंस थे, इनफैक्ट दे वर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देयर वाज वॉइस एंड हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इट वाज therefore held as an instrumentality of the government and therefore it was held to be a state। तो ऐसे करके थोड़ा रीजनिंग आप दे दें। उसके बाद से लिबरल इंटरप्रिटेशन की बात शुरू हो गई। यहाँ से ये केस आपको बहुत इम्पोर्टेंट केस है, आपको याद रखना है इस केस को। सोम प्रकाश रेखी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। आपको जब आप मेंस में आंसर लिखें तो अगर केस के फैक्ट, सबमिशंस और रेशियो डेसिडेंडी ये सारी चीज़ें करेंगे तो एक ही केस लॉ में आपके सारे स्पेस ऑक्युपाई हो जाए। केस लॉ के फैक्ट्स को लिखना, सबमिशंस को लिखना, रेशियो डेसिडेंडी को लिखना काफ़ी अच्छी बात है, बट दिस इज़ द कंपटीशन, यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ अ स्पेस। एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो आपको इसका जिस्ट लिखना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल में। आप एक केस में अपने आंसर को ख़त्म कर दें, उससे बेहतर है कि आप 4-5 केसेज लिखें। ये कंपटीशन है, दूसरे से आप आगे निकलेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो सोम प्रकाश रेखी वो क्लर्क था बर्मा सेल ऑयल कंपनी में, पेंशन वगैरह वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। बर्मा सेल कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और जो सक्सेसर हुए और पिटिशनर ने चैलेंज किया था, वो डिडक्शंस उसके पेंशन वगैरह से हो गए थे। तो अंडर रिट पिटिशन, तो रिट इज मेंटेनेबल अगेंस्ट द स्टेट, रिट इज ऑल्सो मेंटेनेबल अगेंस्ट ए प्राइवेट इंडिविजुअल। अगर किसी न किसी को कन्फाइन कर रखा है, इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ है, तो हैबियस कॉर्पस का रिट प्राइवेट पर्सन के भी खिलाफ लग सकता है। तो ये रिट कैन ऑल्सो लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट पर्सन। मैं अभी रिट नहीं पढ़ा रहा, जस्ट इस केस को एक्सप्लेन करने के, रिट वॉज फाइल्ड और रिट इज मेंटेनेबल अगेंस्ट द स्टेट। So there was a question whether Bharat Petroleum Corporation is a state or not. So court held that it is a state और ये गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो पहले तो था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूट के द्वारा रजिस्टर्ड है, तो सोम प्रकाश रेखी में थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ा दिया गया। कहा गया कि जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, जिसमें जो स्ट्रॉन्ग स्टैट्यूटरी फ्लेवर है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एलिमेंट है, तो दैट इज स्टेट। और अदर अथॉरिटीज़ में उससे
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को माना गया और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ब्रॉड और लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटी का इस केस में। आवर्स इज ए वेलफेयर स्टेट, गवर्नमेंट हैज़ टू परफॉर्म मैनीफोल्ड फंक्शंस फॉर विच इट हैज़ टू एम्प्लॉय वेरियस एजेंसीज और इंस्ट्रूमेंटलिटीज। तो ये जो एजेंसी इंस्ट्रूमेंटलिटी है, दो नॉट क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट मस्ट बी सब्जेक्ट टू सेम रिस्ट्रिक्शंस। तो ये सारी रीजनिंग देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को स्टेट माना। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस है आरडी सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जस्टिस भगवती को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। मैं अभी जस्ट रेफरेंस के तौर पे, इन्होंने एक टेस्ट सजेस्ट किया था इस केस में। फाइनली दिस टेस्ट वाज अप्रूव्ड इन अजय हासिया केस। बुक्स वगैरह आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें अजय हासिया केस में लिखी हुई है। हालांकि आप ये जजमेंट निकाल के देखेंगे तो जस्टिस पीएन भगवती सजेस्टेड दिस टेस्ट आरडी सेठी वाले केस में एंड दिस टेस्ट वाज अप्लाइड इनटू अजय हासिया केस। तो कुछ फार्मूलाज बताए इन्होंने। पहला कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखना है, दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल को देखना है, तीसरा फंक्शनल कैरेक्टर को देखना है, चौथा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कहीं कॉरपोरेशन में तो ट्रांसफर नहीं हो गया, वेदर मोनोपोली स्टेटस इज इंजॉयड बाय द कॉरपोरेशन और नॉट। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो इस में थोड़ा जल्दी में वीडियो लंबी ना हो जाए, वो मैनेजमेंट का कि सर छोटा वीडियो कीजिए, तो आई हैव ऑल्सो ए प्रेशर कि ये वीडियो थोड़ा छोटा होना चाहिए। अब ऐसे क्लासेज में तो अब आर्टिकल 12 5 दिन 6 दिन लगातार क्लासेज फुल चलती रहती हैं। तो ये जो आरडी सेठी के केस में ये सारी 5 चीज़ें बताई गई और ये कहा गया कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी इज अ स्टेट। कोर्ट ने कहा कि ये टेस्ट केवल सजेस्टिव है, कंक्लूसिव नहीं है, इलस्ट्रेटिव है और ये इस केस के बेसिस पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को स्टेट माना गया। और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि अदर अथॉरिटीज इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन alone but may include a government company, a registered society or bodies which have some nexus with government if the function of the corporation। ये सारा मैं इसको रेड से, तो ये सारी चीज़ें कोर्ट ने रीजनिंग दी। उसके बाद अजय हासिया वाले केस में तो उसी को अप्लाई किया गया और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर तो हैव फुल कंट्रोल ऑफ वर्किंग ऑफ द सोसाइटी और इंक्वायरी हैज़ टू हाउ जुरिस्टिक पर्सन इज क्रिएटेड। और अजय हासिया का केस, उसके बाद एसएम इलियास वर्सेज आईसीएआर का केस आया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर स्टेट। टेक राज बसंती का केस आया, यूनियन ऑफ इंडिया और ये कि इंस्टीट्यूट ऑफ Constitutional and Parliamentary Studies is a voluntary organization. Object of society is not related to governmental business, and in the functioning of it, government control is not deep and pervasive. तो government control deep and pervasive अगर नहीं है तो क्या ये स्टेट होगा? नहीं होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट केसेज है और ये तो बहुत ही कई बार पूछा गया है। चंद्रमोहन खन्ना एनसीईआरटी स्टेट नहीं है, क्यों नहीं है स्टेट है? कि जो एनसीईआरटी का ऑब्जेक्ट है केवल गवर्नमेंट को असिस्ट और एडवाइस करना, और वैसी स्थिति में सो फार असिस्टिंग गवर्नमेंट और एडवाइजिंग द गवर्नमेंट, तो एनसीईआरटी कोई गवर्नमेंटल फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं कर रही है और गवर्नमेंट कंट्रोल केवल प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट तक ही कन्फाइन है। एनसीईआरटी इज एन ऑटोनोमस बॉडी, तो इसलिए कहा गया कि ईच एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इनटू द स्टेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट जो अनदर इंटरप्रिटेशन देते हुए एनसीईआरटी को स्टेट नहीं माना। उसके बाद नेक्स्ट केस आया प्रदीप कुमार विश्वास का,
और उस केस में 5-2 मेजोरिटी से कोर्ट ने CSIR को जो इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट माना और सभाजीत तिवारी वाले केस को ओवररूल कर दिया। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट केस आपका जी टेलीफिल्म लिमिटेड आया और इस केस में BCCI को कहा गया कि स्टेट नहीं है और इस केस में बहुत सारी चीज़ें कही गई और कहा गया कि ये कि बोर्ड इज़ नॉट क्रिएटेड, BCCI क्यों नहीं स्टेट है, द बोर्ड इज़ नॉट क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट, नो पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द बोर्ड इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, प्रैक्टिकली नो फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन, board does enjoy a monopoly status in field of cricket but such a status is not a state conferred or a state protected, कोई डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल जो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी नेचर का है, चूँकि वीज़ा वगैरह और आना दिस इज़ नॉट सुपरवाइजरी, दिस इज़ रेगुलेटरी ओनली फैसिलिटेटरी नेचर का है, तो इसलिए BCCI को स्टेट नहीं माना गया। तो आज थोड़ा जल्दी में देखिए ये जो कार्यक्रम है ये स्पेशली दिस इज स्पेशली फोकस्ड फॉर मेंस। ये कंटेंट मटेरियल आपके सामने है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया, आपने वीडियो सुना, इन चीज़ों को नोट डाउन किया, अपना हैंडमेड नोट्स बनाते चलिएगा। मेरे व्यक्तिगत विचार से अगर आप अपना हैंडमेड नोट्स आपका हैंडमेड नोट्स सबसे अच्छा, आपके लिए सबसे बेहतरीन, आपके हैंडमेड नोट्स से बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता इस धरती पे। मैं आई मस्ट मेक ए पब्लिक स्टेटमेंट कि आपका हैंडमेड नोट्स, the handmade notes of each and every student, आपके पास रेफरेंस मटेरियल अच्छा होना चाहिए, आप उसको पढ़ें समझें, और हैंडमेड नोट्स बनाने का साथ में फ़ायदा ये भी है कि वो आपको याद हो जाएगा। जब कभी बाद में भी थोड़ा भी पेजेज आप टर्न डाउन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मेमोराइज होकर बिल्कुल स्मूथली आएंगी माइंड में। तो हैंडमेड नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा। हम लोगों का ये बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छा लिख के आते हैं लेकिन मेंस में इशूज हो जाता है। तो मेरा एक प्रयास है, CLC और पूरी टीम का एक प्रयास है कि हम लोग इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस आंसर राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, उसे बेहतरीन से बेहतरीन बना सकें। आप इस क्वेश्चन को लिखिए, लिख के चेक कीजिए कंटेंट मटेरियल से, तो आई होप एंड बिलीव कि ये धीरे धीरे जो कुछ इशू होगा धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड अवेलेबल टू, जब कभी आपका दिल करे कोई भी इशू हो कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं, आप टेलीफोन भी कर सकते हैं। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको नॉन स्टॉप मिलती रहे। कल हम लोग, कल का टॉपिक आज ही डिसाइड हो चुका है, कल का टॉपिक लेट मी सी टुमारो जुडिशरी स्टेट है या नहीं, ये हम लोग कल करेंगे। तो इसी के साथ आज का टाइम ख़त्म होता है। See you tomorrow with this question whether judiciary is a state or not. Thank you very much.